Hello everyone. In this video, I will discuss the question and their solution of chapter 1 to 9. आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन और आंसर आपके DAV क्लास 8 कंप्यूटर का बुक का लिया हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड या बोर्ड होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझकर अपने लैंग्वेज में बोर्ड में आंसर लिख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर क्वेश्चन को इस वीडियो में चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर के द्वारा जो है समझाया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन और उसके आंसर को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आंसर होगा, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर in order to communicate and share the data and information। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर का कलेक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर घर में आपका कंप्यूटर है, अगर एक कंप्यूटर या लैपटॉप अगर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई और अदर नेटवर्क सोर्स, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। घर में अगर आप यूज कर रहे हैं टेबल फैन, अगर आप बल्ब यूज कर रहे हैं, सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, तो ये सब आपका एग्जांपल क्या है? नेटवर्क एग्जांपल है, क्योंकि ये सारे डिवाइस जो है आपका कहीं ना कहीं वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉडेम। आंसर होगा, मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेटर जो है वो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और डिमॉड्यूलेटर जो है वो आपको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होता है हम लोग को सही रिसीविंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, नेट का फ्रीक्वेंसी होता है, वो हमें मिलता है। जैसे आंसर यहाँ देखिए, modems are used for data transfer from one computer network to another computer network through telephone lines. The modulator convert information from digital mode to analog mode at transmitting end and the modulator convert the same from analog to digital at receiving end। यानी मॉडेम जो है हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो पर्सन अपने घर में टेलीफोन लाइन द्वारा अगर इंटरनेट चलाते हैं तो उन्हें मॉडेम का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट इज अ वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज अ वायर्ड नेटवर्क? आंसर में हमारा होगा, अ वायर्ड नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच यूजेज नेटवर्किंग केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेज, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर etc। यानी वायर्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके द्वारा हम लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ते हैं, वो भी केबल के द्वारा। जब आप कोई भी डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल का यूज करते हैं तो वो हमारा वायर्ड नेटवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या होगा? आंसर, a wireless network refers to two or more computers communicating using standard network rules but without use of cables connect the computers together। यानी वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइस को जोड़ेंगे विदाउट द यूज ऑफ केबल, बिना केबल का यूज का। अगर केबल का यूज करते हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क होता है और जब बिना केबल का यूज करते हैं तो वो आपका वायरलेस नेटवर्क होता है। अब क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज वाईफाई टेक्नोलॉजी? आंसर हमारा होगा, वाईफाई इज द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इट यूजेज रेडियो वेव्स टू अलाउ टू और मोर डिवाइसेज to communicate with one another।
This technology is most commonly used to connect devices like computers, tablets, and mobile phones to the internet. It provides network speed of approximately 54 Mbps. मतलब ये हुआ कि वाईफाई एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेटिंग डिवाइस है जिसको हम लोग अपने घर में बिल्डिंग में यूज करते हैं। मान लीजिए आपके घर में इंटरनेट का जरूरत है, अगर आप वाईफाई का यूज करके इंटरनेट चलाते हैं, इससे फायदा क्या होता है कि आपका कनेक्शन एक होगा, बट वाईफाई की मदद से आप अपने पूरे घर में इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। यानी घर में अगर आपका मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो और किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल फोन हो, तो आप एक वाईफाई के कनेक्शन से आप सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको किसी भी तरीके का डेटा को शेयर करने में हेल्प होता है। और हम लोग जानते हैं कि वाईफाई का स्पीड जो है लगभग आपको 54 एमबीपीएस तक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? Internet is a global, wide area network connecting millions of computers. Internet is often referred to as a network or World Wide Web (WWW). With the help of Internet, we can send text message, image, video, and audio to our friends living in any part of the world using WhatsApp, electronic mail, etc. इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है, यानी ऐसा एक नेटवर्क है जिसके द्वारा हम लोग वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं। यानी इंटरनेट है तो हम लोग किसी भी तरह के फाइल को शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट है तो हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इंटरनेट है तो हम लोग बात कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। यानी इंटरनेट एक ऐसा फैसिलिटी है, एक ऐसा कनेक्शन है या एक ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा हम लोग वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज 3G टेक्नोलॉजी? 3G टेक्नोलॉजी क्या होता है? 3G is new generation of wireless network technology. It has increased the speed of communication. The objective of this technology is to provide various added services like video calling, live streaming, mobile internet access, IPTV, etc. यानी 3G एक ऐसा जनरेशन कह सकते हैं या एक ऐसा टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जहां से हम लोग को वायरलेस कनेक्शन मिलना शुरू हुआ। और वायरलेस कनेक्शन यानी हम उस कनेक्शन को स्पीड में यानी एज ए स्पीड उसको यूज कर सकते थे। उसके 3G आने के बाद हमारा वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मोबाइल में हमारा इंटरनेट सही ढंग से चलना शुरू हुआ। यानी 3G टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस समय से हम लोग मोबाइल के स्पीड को एंजॉय करना शुरू किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज 4G टेक्नोलॉजी? 4G टेक्नोलॉजी क्या होता है? 4G is the successor of technology of 3G. It offers more bandwidth and services as compared to 3G. The bandwidth approx 100 megahertz and transfer data at much higher rates. तो 4G जो है हमारा 3G का एडवांस है, ठीक है। 4G जो है हमारा 3G का एडवांस है और 4G जो है 3G के अकॉर्डिंग ज्यादा स्पीड वर्क करता है, ज्यादा स्पीड डेटा को ट्रांसफर करता है। अभी के समय में हमारा 5G आ चुका है, जो 5G जो है हमारा 4G से क्या है, ज्यादा स्पीड वर्क करता है। तो 4G क्या है, आपका 3G से ज्यादा स्पीड वर्क करेगा और 3G का स्पीड जो है लगभग आपको 100 मेगाहर्ट्ज जो है उसका डेटा ट्रांसफर रेट है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज LAN? लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a computer network covering a small area like a home, office, or a group of buildings, such as a school or a college. It can connect several computers together. All the connected devices share information like text, graphics, video, audio, etc. with each other. It is usually fast with speed from 10 Mbps to 10 Gbps. लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा नाम से पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है
जो आपको स्मॉल एरिया जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया या नियर बाय कॉलेज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, उस सब में कंप्यूटर नेटवर्क के स्पीड को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर के इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग लैन का यूज करते हैं। लैन का यूज करने से फायदा क्या होता है? अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है तो आप इजीली किसी भी फाइल को, टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को बिना कोई अदर डिवाइस के मदद से भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव चाहिए या फिर अदर कोई डिवाइस चाहिए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो बिना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस का आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी तरह के फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। और लैन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है वायरलेस के अकॉर्डिंग। इसका स्पीड आपको लगभग 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a computer network covering a large area like campus, corporate office, or a city. It is also used as the interconnection of several local area networks. It is often a high-speed network and allows sharing of multiple resources. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपको लैन के अकॉर्डिंग ज़्यादा एरिया कवर करेगा, यानी बड़े-बड़े सिटी में, कॉर्पोरेट ऑफिस में इसका कनेक्शन को लगाया जाता है। यानी लैन के सारे कनेक्शन को हम लोग मैन से जोड़ते हैं। तो जो भी आपको डेटा अगर ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, तो मैन में अगर शेयर होगा, ट्रांसफर होगा, तो आपका ऑटोमेटिक वो लैन के ज़रिए एक्सेस हो जाएगा। यानी अगर हाई स्पीड डेटा चाहिए, अगर ज़्यादा मात्रा में किसी रिसोर्स को शेयर करना है, तो हम लोग मैन का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, WAN. What is WAN wide area network? A wide area network connects LAN and MAN together. It covers a large geographical area. It may transmit data over high-speed phone lines or wireless links such as satellite, example internet and ATM facility. यानी वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लैन और मैन दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी वैन जो है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और इसके ज़रिए जो है सारा फ़ोन लाइन, वायरलेस लिंक जो होता है, जो सैटेलाइट से ट्रांसफ़र किया जाता है, वो सारे कनेक्शन को वैन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी वैन सारे कनेक्शन को जोड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे आप इंटरनेट जो यूज कर रहे हो, कहीं भी इंटरनेट यूज कनेक्शन करते हो या कहीं भी इंटरनेट का फैसिलिटी हम यूज करते हैं, एटीएम का फैसिलिटी यूज करते हैं, तो ये सारे जो है आपके वैन का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? HTML is short for Hypertext Markup Language. It is used to create electronic documents that are displayed on the World Wide Web. Each page contains several connections to other pages called hyperlinks. Every web page you see was written using one version of HTML. It was developed by Tim Berners-Lee in 1990. देखिए HTML होता क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम क्या है? तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल इट मीन्स जैसे आपने मान लीजिए किसी वर्ड को टाइप किया है, उस वर्ड को अगर वेब पेज में कन्वर्ट करना है या करते हैं तो ये पेज आपको डिजिटल पेज कहलाता है, यानी मल्टीमीडिया पेज भी कहला सकता है। मल्टीमीडिया पेज कब होता है? जब आप वेब पेज में किसी भी इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को लिंक करते हैं तो वो पेज आपको डिजिटल पेज कहलाएगा या फिर मल्टीमीडिया पेज कहलाएगा। और हम लोग एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं और वो पेज जब कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग एक पेज के द्वारा दूसरे पेज के मैसेज को शेयर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और आपका HTML जो है वो आपको टिम बर्नर्स-ली द्वारा डेवलप किया गया है। कब? 1990 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 13, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, image, sound and video. It is a collection of related web page. It can either be static or dynamic. वेबसाइट जो होता है वो टेक्स्ट का, इमेज का, साउंड का, वीडियो का क्या होता है? कलेक्शन होता है। और ये कलेक्शन मिल के एक रिलेटेड वेब पेज बनाता है। और वेब पेज जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? A text editor is a word processing program that is used to type and edit an HTML program. एग्जाम्पल में आपका हो गया नोटपैड फॉर विंडोज एंड जेडिट फॉर लाइनक्स। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या है? आपका HTML प्रोग्राम को टाइप करना। अगर आप HTML प्रोग्राम को टाइप करते हैं या टाइप करते होंगे तो उसके लिए हम लोग नोटपैड का यूज करते हैं। जनरली हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या जो घर में आप डेस्कटॉप यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, तो उसमें विंडोज होता है। और विंडोज में क्या रहेगा? आपका नोटपैड होगा। और नोटपैड की मदद से हम लोग HTML प्रोग्राम को टाइप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या होता है? A web browser is a software which is used to view website. The website is displayed is according to the HTML program written. Example, Mozilla, Firefox, Chrome, etc. वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप वेबसाइट को दिखाने का काम करता है, यानी जिसके मदद से आप लोग वेबसाइट को देखते हो या किसी तरह का इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो वो आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। हर तरह का वेब ब्राउजर मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग जनरली जो है गूगल का वेब ब्राउजर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रोम, ठीक है। तो और भी आपका वेब ब्राउजर हो सकता है, जैसे आपका यूसी ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब आपका क्या है? वेब ब्राउजर है। हम लोग इस वेब ब्राउजर की मदद से किसी भी तरह के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके किसी भी तरह का वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? A program is a collection of instructions that perform a specific task. प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जिससे हमारा कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो है काम करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिवाइस जो है कमांड के द्वारा काम नहीं करता, उसे किसी न किसी रूप में प्रोग्राम के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तब वो कंप्यूटर या डिवाइस जो है काम करेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हमारा कंप्यूटर या अदर डिवाइस जो है काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या डिफरेंस है? Container tag, these tags contain text or other tag. They consist of a start tag and a end tag. Every start tag begin with using opening angle brackets and end tag close using backward slash bracket. कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर हम दूसरा टैग को भी लिख सकते हैं या अदर टैग आता है। और इसमें जो है कंटेनर टैग में आपका स्टार्ट टैग भी होगा और एंड टैग भी होगा। और जब हम लोग किसी भी तरह कंटेनर टैग को लिखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का एक ऐसा रहेगा और ऐसे दिया रहेगा। इससे आप नीचे में देख सकते हैं, ये आपका HTML टैग से देखिए लिखा हुआ है, तो ये आपका है और यहाँ भी HTML लिखा हुआ है, तो ये भी आपका दिया हुआ है। ये आपका कंटेनर टैग है जिसमें आपका स्टार्ट टैग यहाँ पे है और ये आपका एंड टैग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बैकवर्ड स्लैश दिया हुआ है। जब किसी भी टैग में आपका बैकवर्ड स्लैश रहेगा तो वो आपका कंटेनर टैग होगा, लेकिन जहां पे आपको ये बैकवर्ड स्लैश का यूज नहीं होगा तो वो आपको एम्प्टी टैग होगा। एम्प्टी टैग में क्या होता है? स्टार्ट टैग होता है बट एंड टैग नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन HTML टैग। HTML टैग क्या होता है? The HTML tag represents the root of an HTML document. It is a container for all other elements. HTML is the opening tag and HTML is the closing tag.
देखिए HTML टैग जो है वो सारे टैग का रूट होता है, यानी जब भी आप प्रोग्राम को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं HTML, उसके बाद किसी भी टैग को लिखते हैं। इससे क्या होता है, आपके फाइल का टाइप्स आइडेंटिफाई होता है और इससे ये पता चलता है कि आपका प्रोग्रामिंग जो है वो HTML में टाइप हो रहा है। और HTML जो होता है वो कंटेनर टैग होता है, क्योंकि इसमें आपको ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? द हेड टैग is a container tag. It is the first element inside the HTML tag. The head tag can include the title of the document. हेड टैग को भी हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं और हेड टैग एक ऐसा टैग है जो जस्ट हम लोग HTML के बाद लिखते हैं और हेड टैग की मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेड टैग, तो हेड टैग इज यूज्ड टू इंक्लूड द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के टाइटल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग हेड टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? The title tag is used inside the head tag to mention the document title. The title appear on the top of window in the title bar and do not actual viewing area. देखिए टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के ऊपर में जो भी आपका हेडिंग दिया जाता है, इसे आप देखिए हेडिंग दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह का अगर हेडिंग आपका आता है तो ये आपको टाइटल टैग के अकॉर्डिंग आता है। टाइटल टैग में जो आप लिखोगे वही आपको एज ए ऊपर टाइटल शो करेगा। ठीक है, तो जो भी आपको नाम देना है, क्लास का नाम देना है, अपना नाम देना है या कोई भी नाम देना है, तो जो भी आप टाइटल में लिखोगे वही आपका ऊपर में शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? The body tag define the document body. The body tag contain all the contents of the HTML document such as text, hyperlink, image, table, list, etc. देखिए बॉडी टैग HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, यानी बॉडी टैग लिखने के बाद हम जितना भी वर्क करते हैं, जितना भी हमारा टास्क होगा वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा आता है। यानी जो भी हम लोग नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये सब आपको बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। इसलिए बॉडी टैग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? तो हमारा HTML का एक्सटेंशन होगा .htm और .html। ये हमारा HTML का एक्सटेंशन होता है। जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो लास्ट में .htm या फिर .html हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ p टैग। We use p tag to start a new paragraph. It is a container tag, i.e. it must begin with p and end with /p। p टैग एक ऐसा टैग होता है जिससे हम लोग नया पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। यानी p टैग जो होता है वो नया पैराग्राफ लिखने के लिए होता है और p टैग जो है वो कंटेनर टैग होता है बिकॉज p टैग है स्टार्ट टैग एंड इन टैग। HTML और क्या होता है? देखिए HTML एक ऐसा प्रोग्राम है ना जिसमें बहुत सारा टैग हम लोग यूज करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। Attributes always appear inside the opening tag and their value inside quotation marks. A tag can have more than one attributes also. All attributes are made up of two parts, a name and a value. Attributes HTML का एक ऐसा फीचर्स होता है जो आपको किसी भी टैग में अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर आप कोई वर्ड को लिखते हो और वर्ड को कलर डालना है तो वो एट्रीब्यूट से आएगा। पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ को अगर लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है तो ये सारे ऑप्शन जो है एट्रीब्यूट से आएगा। तो एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा दो कोटेशन मार्क्स के अंदर में आता है और उसमें आपका ओपनिंग टैग भी रहेगा और क्लोज टैग भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ p टैग। p टैग का एट्रीब्यूट्स
क्या होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई are the attributes of p tag. It specify the alignment of the text in the paragraph. जब आप पैराग्राफ टाइप करते हो या पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो उसमें अगर पैराग्राफ को एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई से क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, जो कि हमारा पी टैग का एट्रीब्यूट्स है। व्हाट इज द यूज ऑफ एच एन टैग? एच एन टैग का यूज क्या होता है? दिस टैग इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल्स। There are 6 heading labels defined with the H1 to H6 tag. H1 display the text in the largest size and H6 is the smallest size. Heading tag जो होता है आपको HTML में डिफरेंट हेडिंग लेवल को डिफाइन करता है। अगर आपको बड़ा लिखना है तो हम लोग H1 से लिखेंगे, अगर छोटा लिखना है तो H6 से लिखेंगे। यानी अपने अकॉर्डिंग हम लोग टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1 टैग टू H6 टैग। यानी H1 से लेके H6 तक के टैग को लेकर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग? BR टैग का यूज क्या होता है? This tag break the line and display the remaining text from next line without leaving any space. It is also used to insert blank line. It is an empty tag. It does not require BR tag. BR tag जो होता है वो आपको लाइन ब्रेक करने का काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर एक लाइन लिख रहे हैं और उसके बाद सेकेंड लाइन आपको शुरू करना है तो हम लोग उस कंडीशन में BR टैग का यूज करते हैं, क्योंकि BR टैग जो है आपको HTML प्रोग्रामिंग में लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका HTML में इंटर का कोई पर्पस नहीं होता है, वो आपको लाइन को ब्रेक नहीं करता है। तो हम लोग इंटर के जगह पे प्रोग्रामिंग में अगर लाइन को ब्रेक करना होगा या दो लाइन के बीच में स्पेस देना होगा तो हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। यानी BR टैग इज यूज टू ब्रेक लाइन। What is the use of HR tag? The HR tag is used to draw a line, horizontal line, between the block of the text. It is an empty tag. We do not write backward HR tag. It means ये हुआ कि HR tag के मदद से हम लोग horizontal line को ड्रॉ करते हैं। अगर आपको वेब पेज में horizontal line इस तरह से शो करना है तो हम लोग उसके लिए HR tag का यूज करते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग क्या होता है? द फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द कलर, साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब डॉक्यूमेंट। इट इज अ container tag. It cannot be used without its attribute. It always the enclosed text in different style and different size. Font tag एक ऐसा टैग होता है जिसको हम लोग बिना एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं कर सकते। Font tag is used to define the color, size and style of text in a web document. It means कि जब भी आप HTML में टाइप करते हैं तो उसके कलर, साइज, स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करते हैं और फॉन्ट टैग को बिना एट्रीब्यूट्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? An ordered list is a collection of related items that are numbered. It is created by using OL tag. Each item in this list is marked with a number, alphabet. It is a container tag. ऑर्डर लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसका सीक्वेंस होगा। यानी अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी लिस्ट को अगर सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी सीक्वेंस कहने का मतलब हो गया ABCD के फॉर्म में, 1 2 3 के फॉर्म में, तो हम लोग उसके लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट जो होता है उसके आगे आपका मार्किंग होगा नंबर में 1 2 3 4 5, अल्फाबेट होगा,
तो इसमें ए बी सी डी का मार्किंग होगा, हो सकता है इट में भी रोमन नंबर से मार्किंग हो। तो जो भी आपका मार्किंग किसी ना किसी नंबर से हो तो वो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा unordered list. What is an unordered list? An unordered list is a collection of related items that have no special order. It is created by using UL tag. Each item in the list is marked with a bullets or other special order. It is a container tag. अनऑर्डर लिस्ट ये आपका एक लिस्ट का कलेक्शन होता है, लेकिन इसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा। जैसे ऑर्डर लिस्ट में क्या है कि आपका जितने भी आइटम्स है लिस्ट है वो नंबर में होगा, बट अनऑर्डर लिस्ट में क्या है वो नंबर में नहीं होगा। उसके आगे आपको डॉट्स का, बुलेट्स का, स्टार का या कोई ना कोई पैटर्न से मार्किंग होगा। यानी ऑर्डर लिस्ट में आपका नंबर से मार्किंग होता है, अनऑर्डर लिस्ट में आपको नंबर का मार्किंग यूज नहीं होगा। उसमें डॉट्स हो सकता है, स्टार का पैटर्न हो सकता है या कोई भी अलग पैटर्न हो सकता है नंबर के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? वन लिस्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लिस्ट, इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। जब भी हम लोग एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट को लिखते हैं या इंक्लूड करते हैं तो वो आपका नेस्टेड लिस्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर, ये आपका दोनों है ए और बी के फॉर्म में लिस्ट है। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, हार्डवेयर में प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया। ये आपका हो गया नेस्टेड लिस्ट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट के अंदर आपका क्या है एक और लिस्ट इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए टेबल टैग? टेबल टैग क्या होता है? What is table tag? The table tag allow us to arrange data into rows and column. It is a container tag. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेबल टैग जो होता है उससे हम लोग किसी भी डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं और इसे हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं। यानी टेबल टैग से हम लोग HTML में टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज tr टैग इन HTML? जैसा कि नाम से पता चल रहा है tr मतलब हो गया टेबल रो। Each row in a table is defined with tr tag. It is a container tag. हर एक टेबल में जो आपका डेटा होता है रो होता है, ठीक है, और रो को अगर आइडेंटिफाई करना हो, शो करना हो तो हम लोग tr टैग का यूज करते हैं। यानी टेबल में अगर रो को आपको बनाना है तो हम लोग tr टैग का यूज करते हैं। रो को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग tr टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज th टैग इन HTML? th टैग क्या होता है? टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग या कॉलम हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग th टैग। It is a container tag. It displays the heading of the it displays the heading in bold letter. जैसे मान लीजिए अगर आप टेबल बनाते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल बना हुआ है, ठीक है, टेबल बना के दिखा रहा है आपको। अगर आप टेबल बनाते हो, टेबल में ऊपर में हेडिंग होता है और टेबल के अंदर हेडिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ हेडिंग दिया, फिर यहाँ हेडिंग दिया और यहाँ हेडिंग दिया। तो टेबल के अंदर अगर हेडिंग आपको देना है कॉलम में तो उसके लिए हम लोग th टैग का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज td टैग इन HTML? Data inside the column. Data inside the column can be displayed using td tag. It is a container tag. It has a start tag and end tag. देखिए td टैग क्या होता है? td का मतलब हो गया टेबल डेटा। अगर टेबल के अंदर मान लीजिए ये आपको छोटा सा टेबल दिया हुआ, इसके अंदर कोई डेटा अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए a लिखा हुआ है, यहाँ b लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डेटा को अगर टेबल के अंदर लिखेंगे तो ये आपको td टैग के अकॉर्डिंग होता है। यानी टेबल में अगर डेटा को इंसर्ट करना है तो वी यूज td टैग। यानी td टैग से हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल पैसिंग। सॉरी स्पेसिंग, यहाँ ये छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है
डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो सेल पैडिंग क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट विद इन अ सेल, एंड सेल स्पेसिंग इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल। देखिए ये आपका सेल पैडिंग है। अगर आप किसी कंटेंट को बीच में लिखते हैं, ठीक है, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, देखिए यहाँ पे ये आपका बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए ये बॉर्डर है, और बॉर्डर के बीच यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर स्पेस को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग सेल पैडिंग का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ भी ग्रीन बॉर्डर है, और ये दोनों के बीच में आपको स्पेस बढ़ाना है तो हम लोग उसके लिए सेल पैडिंग का यूज करते हैं। यानी सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर दो सेल दिया हुआ है और दो सेल के बीच में अगर स्पेस देना है तो हम लोग सेल पैडिंग का यूज करेंगे। अगर आपको सेल का बॉर्डर, ये देखिए ये सेल आपको दिया हुआ है, सिंपली अगर सेल का बॉर्डर बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ाना है, तो आपका सेल स्पेसिंग होगा। यानी देखिए ये आपका जो है व्हाइट स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाइट स्पेस में आपका कंटेंट होगा, और व्हाइट स्पेस के बाद अगर आपको जगह देना है तो वहां पे हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज IMG टैग? IMG tag is used to insert image in HTML. The IMG tag is an empty tag. It has no content and therefore does not need a closing tag. It works with src attributes. There are three types of image file which can be used in HTML, indicated by different file name extension .jpg, .gif and .png। यानी इमेज टैग का यूज जो होता है आपको HTML में इमेज को इंसर्ट करने के लिए होता है। ओके, यानी अगर आप HTML में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वी यूज IMG टैग, और इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे एम्प्टी टैग कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी टैग वही होता है जिसका स्टार्ट टैग होगा लेकिन इन टैग नहीं होता है। तो जब भी अगर आप HTML में इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग IMG टैग का यूज करेंगे, और IMG टैग के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका JPG इमेज होगा, GIF इमेज होगा, PNG इमेज होगा, या और भी अदर इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SRC एट्रीब्यूट्स? The SRC or source attributes tell the browser which image is to be displayed and where to find it. SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स। यानी SRC एक ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है इमेज का जो आपको बताएगा ब्राउजर को। ब्राउजर इट मीन्स क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या अदर जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, उसको ये मैसेज देता है या सिग्नल देता है कि आपको कौन सा इमेज को शो करना है। यानी SRC जो है वो आपका इमेज का सोर्स हो गया, उसका लोकेशन हो गया, जो आपको ब्राउजर को बताएगा कि आपको इस इमेज को शो करना है। यानी SRC एट्रीब्यूट्स जो है वो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देता है कि आपका इमेज कहाँ पे सेव है और आपको ये इमेज इस टाइम पे दिखाना है, यानी क्लिक करने के बाद दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज alt एट्रीब्यूट? alt एट्रीब्यूट क्या होता है? The alt attributes refers to alternative text. If for some reason image cannot be displayed, then the text between the double quotes become visible. देखिए alt attributes का क्या यूज होता है? कभी कभी हम लोग किसी इमेज को शो कराते हैं और उस कंडीशन में अगर आपका इमेज शो नहीं करे तो हम चाहते हैं कि इमेज अगर नहीं आ रहा है तो उसके बदले कोई ना कोई मैसेज आए। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप इंटरनेट चलाते हैं और उस समय क्या होता है कि जब आपका नेटवर्क स्लो रहेगा या किसी कारणवश नेटवर्क नहीं कनेक्टेड है तो आपका मैसेज क्या आता है? पेज नॉट डिस्प्लेड या पेज एरर, या कोई ना कोई मैसेज आपका स्क्रीन पे शो करेगा। तो उस तरीके से जब भी आप किसी इमेज को अगर HTML में दिखाते हैं और इमेज किसी कारणवश रन नहीं किया या आपका शो नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपका क्या आएगा? जो भी वर्ड आप लिखेंगे डबल कोट्स में, तो वो वर्ड आपको इमेज के बदले आएगा। यानी इमेज अगर आप इंसर्ट करते हो और इमेज वहां शो नहीं किया तो उसके बदले में आपको एक कोई जो सेंटेंस लिखेंगे, जो वर्ड लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका इमेज रन नहीं किया उस कंडीशन में, तो क्या लिखोगे? इमेज कैन नॉट फाइंड, इमेज कैन नॉट डिस्प्ले,
तो इस तरह कंडीशन को शो करने के लिए हम लोग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ओके, यानी इमेज के बदले आपका वर्ड को शो करेगा या सेंटेंस को शो करेगा या किसी एक कोट्स को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक इज एन अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज और समटाइम्स इवन अ ग्राफिक इमेज और आइकन which has been linked to another location. The href hypertext reference attributes is used to specify the URL, the web address of the page to be displayed when the user click on the link text। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिंक, हाइपरलिंक एक ऐसा वर्ड होता है जो और फ्रेज होता है या आइकन कह सकते हैं जो आपको एक पेज से दूसरे पेज को क्या करता है, जोड़ता है। यानी अगर आप किसी भी पेज को HTML पेज को वेब पेज को अगर जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए हाइपरलिंक का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, यूजर जो है बिना दूसरे पेज में जाए, यानी बिना दूसरा वेबसाइट खोले हुए सेम पेज पे क्लिक करके दूसरे पेज में जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पेज ओपन किए हो और दूसरा पेज आपको ओपन करना है किसी दूसरे साइट का, तो आप क्या करोगे, नया साइट एंटर करोगे। फिर अगर मान लीजिए थर्ड पेज आपको ओपन करना होगा, फिर तीसरा साइट ओपन करोगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा टाइम किल होता है। अगर आपको साइट चेंज करना है, पेज चेंज करना है, तो उस कंडीशन में अगर एक पेज को हम लोग डिफरेंट साइट से डिफरेंट वेब एड्रेस से अगर लिंक करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपका सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा, फिर लिंक पे क्लिक करेंगे थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यानी जनरली हम लोग HTML का यूज, हाइपरलिंक का यूज क्यों करते हैं, हम अपने पेज को कनेक्ट करते हैं। यानी अगर पेज को जोड़ना हो, लिंक करना हो, तो हम लोग हाइपरलिंक का यूज करेंगे। उसमें हम लोग लिंक बना सकते हैं या इमेज दे सकते हैं या कोई आइकन बना सकते हैं, जिस पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क अ वेबसाइट और प्लेस इन अ फाइल वी मीन रिकॉर्डिंग द एड्रेस टू इनेबल क्विक एक्सेस टू सेम इन नियर फ्यूचर। देखिए, बुकमार्क एक ऐसा प्लेस होता है ब्राउजर में जो आपके एड्रेस को सेव करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को बार बार ओपन करते हो और बार बार उस वेबसाइट को टाइप करना होता है, तो क्या करो, बुकमार्क में उस वेबसाइट को सेव कर दो। तो जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो बस बुकमार्क में क्लिक करना है, आपका वेबसाइट का नेम दिखाएगा, वहां क्लिक करेंगे और जहां आपने पेज छोड़ा था वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी बुकमार्क जो है आपके वेब एड्रेस को सेव रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP। What is FTP? File Transfer Protocol. This protocol is generally used for transfer file from one computer to another. It is commonly used for uploading and downloading file from a server। देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसा नाम से पता चल रहा है, जब आप कंप्यूटर से किसी भी पर्सन को या किसी भी लोकेशन में अगर फाइल को शेयर करते हैं या सेंड करते हैं, तो ये आपका FTP प्रोटोकॉल्स की मदद से होता है। यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के मदद से होता है। यानी विद द हेल्प ऑफ FTP वी कैन शेयर और रिसीव आवर फाइल और फोल्डर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी जो फाइल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये आपका FTP के मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेब सर्वर। A web server as huge computer which store data, website, etc. and respond to the commands given by us on the internet। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे आपका क्या होगा, सारा डेटा स्टोर होता है, वेबसाइट स्टोर होगा और हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देता है। यानी जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो वेब पे, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे, तो वो कहीं ना कहीं आपका वेब सर्वर से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आता है। तो वेब सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है और आपके अकॉर्डिंग आपके इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? The commands are given by us on the internet. The result or output of these commands are provided by the server to the computer giving these commands over the internet. This computer is called client। देखिए, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोग एज ए यूजर भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए
अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है, तो आप क्या है, क्लाइंट हो। बट जहां से इंफॉर्मेशन आता है दैट इज कॉल्ड सर्वर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो यूजर होता है या ऐसा डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करता है। तो क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट द्वारा जो भी कमांड आएगा उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, और जैसा वो रिक्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग सर्वर से उसको रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये आपका क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट जो है आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को, और सर्वर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो क्लाइंट क्या हो गया, यूजर हो गया। क्लाइंट कंप्यूटर जो है आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, और सर्वर जो है वो आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है, यानी आप जो सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भेजता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में क्या डिफरेंस होता है? जनरली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी आप किसी फाइल को ट्रांसफर करते सर्वर से क्लाइंट, जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरनेट से यानी कहीं से आप गेम को डाउनलोड कर रहे हो, गेम को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। और जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से गेम को कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं सेंड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, अपलोडिंग हो जाएगा। यानी ट्रांसफर ऑफ फाइल, ट्रांसफर ऑफ फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जब आप कोई फाइल को सर्वर से अपने कंप्यूटर में या क्लाइंट कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो ये आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू वेब होस्टिंग सर्वर इज कॉल्ड अपलोडिंग। और जब अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। वो आपको क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। तो डाउनलोडिंग में सर्वर से क्लाइंट में आता है, और अपलोडिंग में क्लाइंट से सर्वर पे जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? This protocol defines the rules to be followed while transfer of information, web document containing text, graphics, hypertext, sound, video on www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई भी साइट को ओपन करते हो तो सबसे स्टार्टिंग में आपका HTTP लिखा होता है, HTTP या HTTPS। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट में टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, हाइपर टेक्स्ट हो, साउंड हो, वीडियो हो, या कोई किसी तरह का लिंक हो, ये सारे डेटा जो है आपको www के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे और www अगर स्टार्टिंग में नहीं लिखा होता है तो यू कांट बी एबल टू एक्सेस दैट मैसेज। तो www जो है यानी वो आपको क्या करता है, मैसेज को सेंड करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपके क्लाइंट कंप्यूटर में ट्रांसफर करेगा, सेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? It is a set of protocols. It is used for communicating over internet or private network. It helps in establishing a connection on a network for smooth transfer of data. IP handles movement of information between two computers in a network. देखिए ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है या सेट ऑफ प्रोटोकॉल कह सकते हैं जो आपके कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसको स्टैब्लिश करता है। आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसफर होगा उसके कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। आपके कंप्यूटर से जो फाइल शेयर होगा और दूसरे कंप्यूटर में जाएगा उसके उसमें जो आईपी होगा उसको उसके कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। यानी ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे हर तरह के काम करने में मदद करता है। यानी ये आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी तरह कम्युनिकेशन या किसी भी फाइल को सेंड करना, रिसीव करना, ये सब में आपको हेल्प करेगा। तो TCP/IP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये आपको कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है जिससे आपका डेटा ट्रांसफर जो होगा बहुत आसानी से हो जाए, उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या है? A flow chart is a picture, a graphical representation of problem solving process. A flow chart gives a step by step procedure for solving a problem. फ्लो चार्ट एक ऐसा पिक्चर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे प्रॉब्लम को शो करता है, हमारे प्रोसेस को शो करता है। और हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उस काम को शो करने के लिए, हमारे प्रोसेस को शो करने के लिए जिस पिक्चर का हम यूज करते हैं वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट एक ऐसा पिक्चर हो गया या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारे प्रॉब्लम के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। Now next question, what is high level language? A high level language is a programming language such as C, Fortran or Pascal that enables a programmer to write programs that are more or less independent of a particular type of computer. Such languages are considered high level because they are closer to human language and further from machine language. देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो जनरली हम यूज करते हैं आपको सी में, फॉर्ट्रैन में, पास्कल में, जो प्रोग्रामर को मदद करता है प्रोग्राम टाइप करने में। या यूं कह सके कि जो भी लैंग्वेज इंग्लिश अल्फाबेट या नंबर में होता है, अल्फा न्यूमेरिक में होता है, वही आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जिसको मनुष्य जो है आसानी से समझ सकता है, जिसको आसानी से वो पढ़ सकता है, जिसको आसानी से लिख सकता है, वो आपको ह्यूमन लैंग्वेज होता है जो कि मशीन लैंग्वेज से बहुत ही डिफरेंट होगा। मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन नहीं समझ सकता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो ह्यूमन समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश अल्फाबेट में होगा, मैथमेटिकल सिंबल्स में होगा और भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके उसको लिखा जाता है। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको प्रोग्रामर आसानी से लिख सकता है, पढ़ सकता है और कंप्यूटर में टाइप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज क्या होगा? A low level language is a type of programming language that contain basic instructions recognized by computer. Low level language is a machine dependent language. जैसा मैंने पहले बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में होगा, जिसको ह्यूमंस जो है, प्रोग्रामर्स जो है आसानी से समझ सकता है। बट लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि सिर्फ आपको कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी उसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होगा जो कि सिर्फ मशीन समझेगा, ह्यूमन बीइंग नहीं समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरप्रेटर? The interpreter fetches single instruction or single step of program written in high level language, translate into machine code and execute it immediately. देखिए, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है या एक ऐसा कह सकते हैं मीडिएटर होता है जो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, यानी जो आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उसको वो मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में ट्रांसलेट करके मशीन को समझने लायक बनाता है। तो इंटरप्रेटर एक ऐसा मीडिएटर हो गया जो आपके प्रोग्राम यानी आपके प्रोग्राम जो लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एज अ होल इन वन गो इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर भी आपका एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। जैसे इंटरप्रेटर आपका क्या है, वो भी आपको हाई लेवल को लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और कंपाइलर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। दोनों में अंतर क्या है? तो वो जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करेगा, और ये क्या है, कंपाइलर आपको एक बार में सारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूबेसिक? क्यूबेसिक क्या है? क्यूबेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्यूबेसिक का फुल फॉर्म होता है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। QBasic is an integrated development environment developed by Microsoft to
टाइप, एडिट, डिबग एंड एक्सिक्यूट बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक ऐसा इन्वायरमेंट कह सकते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं, एडिट करते हैं या कोई भी एरर होगा उसको हम लोग सही करते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज आर, इसका कुछ एडवांटेज भी है। ये लैंग्वेज जो है आपको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, इसको सीखना बहुत ही आसान होता है। क्यू बेसिक जो है आपको फ्री अवेलेबल है और लगभग हर कंप्यूटर पे काम करता है। इसका लैंग्वेज का रूल्स जो है बहुत ही सिंपल होता है और कुछ पॉपुलर क्यू बेसिक एडिशन जो है आपका GW बेसिक, क्यू बेसिक और QB64, ये सब आपको क्या है, कुछ वर्जन है, कुछ इसका फीचर्स है क्यू बेसिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम। क्यू बेसिक प्रोग्राम का क्या एलिमेंट्स होता है। देखिए, यानी क्यू बेसिक जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा वो लिखना है। सबसे पहला, द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्यू बेसिक प्रोग्राम आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेकेंड इज कीवर्ड्स, थर्ड इज कांस्टेंट, फोर्थ इज वेरिएबल एंड फिफ्थ इज ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ये आपका एलिमेंट्स है जो कि रिक्वायर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है। The keywords are those words which have a special meaning in QBasic. The keywords are also called reserved words. Some reserved words are CLS, rem, input, let, print, for, next, if, etc. कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज आपको होगा QBasic में। इसका काम क्या है, तो इसके मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग को टाइप करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपको कीवर्ड्स के मदद से होता है। हर प्रोग्रामिंग में अपना कीवर्ड्स होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं। अगर कीवर्ड्स नहीं होगा तो प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। चाहे कोई प्रोग्राम कीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर होता है जिसके मदद से हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है। A character set is defined as a set of symbols used by a programming language. QBasic uses the given symbol as its character set. तो ये character set एक ऐसा symbol का set होता है जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप नंबर लिखते हो तो 0 से 9 तक का नंबर कैरेक्टर सेट कहलाएगा। अल्फाबेट जो है वो कैरेक्टर सेट कहलाएगा। स्पेशल सिंबल्स जो है वो कैरेक्टर सेट कहलाएगा। यानी विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर सेट वी कैन राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन QBasic has to perform on the data or on the value of variable. ऑपरेटर्स एक ऐसा सिंबल्स होता है जो आपके क्यू बेसिक में ऑपरेशन, यानी मान लीजिए किसी भी तरह का अगर कैलकुलेशन वर्क करना होगा, वर्ड को कंपेयर करना है, सिचुएशन को कंपेयर करना है, कुछ किसी भी कंडीशंस को कंपेयर करना है तो हम लोग उसमें ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन क्यू बेसिक, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहला आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, सेकेंड में आपका लॉजिकल ऑपरेटर होगा, थर्ड में आपका रिलेशनल है और फोर्थ में स्ट्रिंग ऑपरेटर है। ये चारों का यूज हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके द्वारा हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब सारे वर्क को करते हैं। यानी अगर क्यू बेसिक में आप बेसिक ऑपरेशनल वर्क करते हैं तो ये आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर से होता है। सेकेंड इज, व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। A relational expression is used for comparing two quantities by using any of the following relational operator. यानी relational expression एक ऐसा expression होता है जिसके मदद से हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अगर दो नंबर को कंपेयर करना होगा
दो डिजिट को कंपेयर करना होगा तो हम लोग उस कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर relational expression and return or true or false value to be used in a decision. The common logical operator are and or not. देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? आपको दो नंबर को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। बट लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन है, दो या दो से ज्यादा नंबर है, तो हम लोग उस कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यानी लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, दो से ज्यादा एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर? स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है? String operator join two or more than two string data. The plus is used as a string operator. देखिए, जब दो वर्ड को आप जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग की बेसिक में स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a और प्लस b, ये आपका ए बी लिखा हुआ है। अगर इसको जोड़ना है तो हम लोग ए बी लिखेंगे, तो ये आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर के मदद से लिखा जाता है। यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है आपको दो या दो से ज्यादा वर्ड को, डेटा को जोड़ने का काम करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल? वेरिएबल को लिखने का क्या क्या रूल्स होता है? रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल आर, सबसे पहला, वेरिएबल जो होगा वो लेटर से लिखा होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल नेम्स कैन हैव अल्फाबेट एंड नंबर्स। वेरिएबल नेम में अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन नेम एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़कर। स्पेस इज नॉट अलाउड इन ए वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम में हम लोग स्पेस को नहीं लिख सकते, यानी स्पेस हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस देते हैं तो वो आपका वेरिएबल नेम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग क्या होता है? लूपिंग इज रिपीटेड एक्सक्यूशन ऑफ सर्टेन स्टेप्स फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। लूपिंग एक ऐसा एक्सक्यूशन होता है जो आपको बार बार रिपीट करेगा। यानी अगर किसी कमांड को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में लूपिंग कहलाएगा। ये लूपिंग मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या होता है? A project is any systematic activity which has to be completed in a given time frame. A project is defined as a sequence of tasks and must be completed to attain a certain outcome. प्रोजेक्ट एक ऐसा सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है जो आपको निर्धारित समय में कंप्लीट करना होता है। यानी प्रोजेक्ट से आपको ये पता चलता है कि किसी भी काम को आपको कैसे करना है और कितने समय में पूरा करना है, और उसका आपका आउटकम्स क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्म्स? वर्म्स क्या होता है? A computer program that replicate itself and cause problem with smooth functioning of computer. However, unlike viruses, does not require a host program or human help to propagate itself. कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को खुद ब खुद क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा। यानी अगर आपके कंप्यूटर, यानी आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह का वायरस आता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा, किसी ना किसी तरीके से एरर शो करेगा। कभी फाइल खुलेगा, फोल्डर खुलेगा, फिर अपने आप बंद भी हो जाएगा। तो जब भी स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करेगा तो ये सब आपको वर्म्स की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो है खुद ब खुद उसको सही नहीं कर पाता है। यानी कुछ प्रॉब्लम होता है, ऑटोमेटिक वो क्या होगा? स्टार्ट होगा कोई प्रोग्राम, बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रोग्राम सिस्टम में चलते रहेगा, सिस्टम में स्टार्ट भी हो जाएगा, हो सकता है बंद भी हो जाए, अपने आप रीस्टार्ट भी हो जाए। तो इस तरह कंडीशन जब आएगा तो आपको वर्म्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? A computer virus is a malicious program that disturbs the normal functioning of computer. It replicates by copying itself to another program. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, यानी कंप्यूटर को स्लो कर देगा। ओके,
कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कॉपी फाइल बनना शुरू हो जाता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई फाइल बनाते हैं तो उसके ऑटोमेटिक कॉपी क्रिएट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, आपके फोल्डर में कॉपी क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब जब कंडीशन आपके कंप्यूटर में आता है तो इसे हम लोग कहते हैं वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? इट इज अ malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू स्टील सम सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसा प्रोग्राम डेवलप करके बनाया जाता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सेंड किया जाएगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर या मोबाइल का डेटा जो है वो क्या होगा? हैक हो जाएगा। आपके कंप्यूटर का या मोबाइल का डेटा क्या होगा? कॉपी हो जाएगा। तो मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल मोबाइल से डेटा को स्टील करने के लिए बनाया जाता है, डेटा को चुराने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इज है व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? इट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम कॉल्ड वायरस। देखिए, वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। उसी प्रकार से एंटीवायरस क्या है? वो भी एक प्रोग्राम है। तो वायरस क्या करता है? आपके कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। एंटीवायरस क्या करता है? उसी नॉर्मल फंक्शन को फिर से स्मूथ करेगा। यानी जब आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो एंटीवायरस उस प्रोग्राम को क्या करता है? उस वायरस को पहले डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? उसको स्कैन करके हटाएगा। ओके, तो एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर से हार्मफुल प्रोग्राम को रिमूव करता है और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? Defragmentation is the process of reorganizing the computer memory to arrange all the files in continuity and combine all the blank chunks together to form a large blank space in memory. देखिए, डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी को क्लीन करते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर में अगर सी ड्राइव भर जाता है और आपका कंप्यूटर स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करेगा तो आप उस कंडीशन क्या करेंगे? कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन चला दीजिए। उससे क्या होगा? जो भी आपका जो स्पेस होगा, कहीं आपका यूटिलाइज हो रहा है तो उसको स्पेस को यूज करेगा और कंप्यूटर को फास्ट बनाएगा, और सारे जगह को, जितना भी खाली जगह होगा सबको एक जगह कंबाइन करके आपको एक बड़ा स्पेस क्रिएट करेगा। जैसे लाइक मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा कपड़ा रखा होता है, अलमीरा में कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है। और जब आपको और उसमें कपड़ा डालना होता है क्या करते हैं? आप कपड़ा को अरेंज करते हो, कपड़ा को क्या करते हैं? एक एक पे उसको अरेंज करते हैं और जगह को बनाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है? डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है? सारे फाइल को अरेंज करेगा, अरेंज करने के बाद क्या होगा? वो आपको स्पेस क्रिएट करेगा और उस स्पेस को हम लोग बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो डिफ्रेगमेंटेशन आपके फाइल को रीअरेंज करेगा और आपके कंप्यूटर में नया स्पेस या ब्लैंक स्पेस को क्रिएट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन साइबरबुली। साइबरबुली क्या होता है? Cyberbully is when a child is tortured, threatened, harassed, humiliated, embarrassed, or otherwise targeted by another child using internet, interactive and digital technology or mobile phone। देखिए, साइबर बुली एक ऐसा कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है जिसमें कोई भी पर्सन या कोई भी चाइल्ड अगर दूसरे पर्सन को, चाइल्ड को परेशान करता है, टॉर्चर करता है, मेंटली अगर टॉर्चर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया? मोबाइल फोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से अगर बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है तो ये आपको साइबर बुली कहलाता है। ये साइबर बुली इज व्हेन अ चाइल्ड इज टॉर्चर, थ्रेटेन, हरास, ह्यूमिलेटेड, एम्ब्रेस्ड और अदरवाइज टारगेटेड बाय अनदर चाइल्ड यूजिंग द इंटरनेट। मतलब कि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी को टॉर्चर करते हैं तो वो आपको साइबर बुली के अकॉर्डिंग आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? Computer crime or cyber crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in commission of crime or may be the targeted. कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। जो भी क्राइम मोबाइल से आप करते हो, कंप्यूटर से करते हो, ठीक है, तो ये सब आपका क्राइम साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग आता है। इसमें क्या होता है? लोग एक कंप्यूटर के माध्यम से, एक मोबाइल के माध्यम से दूसरे के मोबाइल को टारगेट करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। तो ये जब टारगेट किया जाएगा तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ समवन कंप्यूटर्स फॉर स्टीलिंग डेटा। यानी जब कोई पर्सन आपके कंप्यूटर से बिना परमिशन का डेटा को स्टील करता है
तो ये आपको हैकिंग कहलाएगा। डिफाइन राउटर, राउटर क्या होता है? राउटर इज अ डिवाइस सॉफ्टवेयर दैट फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन मैसेज ऑन द इंटरनेट। राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मैसेज को फॉरवर्ड करता है, आपके मैसेज को या इंटरनेट सर्विस को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट एक्टिविटी इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला आपका हो गया हैकिंग, जिसमें फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल क्राइम हो गया। अगर मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अगर हैकिंग होता है तो ये साइबर क्राइम अकॉर्डिंग होगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी अगर आप किसी के डेटा को कॉपी करके अपने कंटेंट में यूज करते हैं, किसी के डेटा को कॉपी करके आप उसको शेयर करते हो, तो ये भी आपको साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड बुलिंग, किसी बच्चे को अगर अब्यूजिंग करते हैं, कुछ इलीगल मैसेज भेजते हैं, तो ये सब भी आपको चाइल्ड सॉरी साइबर क्राइम अकॉर्डिंग आता है। हरासमेंट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अगर किसी वुमेन को, किसी गर्ल्स चाइल्ड को अगर मोबाइल के माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से इलीगल मैसेज भेजते हैं जिससे वो मेंटली प्रेशराइज होते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी भी आपको साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग आता है। अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम साइबर टेररिज्म, अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने कंट्री का इंफॉर्मेशन को अदर कंट्री में शेयर करते हो, अपने कंट्री के कॉन्फिडेंशियल डेटा को अदर कंट्री में शेयर करते हो, तो ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा साइबर क्राइम होता है, जिसमें आपको आजीवन जेल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ प्रिवेंट और रिड्यूस लार्ज स्केल डैमेज फ्रॉम साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी बाय प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस, प्राइवेसी, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच related to use of internet, website, email, computer, cell phone, software and hardware such as data storage devices। साइबर लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी से बचाएगा, यानी आप अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार होते हैं, साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको साइबर लॉ जो है प्रिवेंट करेगा और आपको अवेयर करेगा कि हाउ कैन यू यूज इंटरनेट, आप इंटरनेट को कैसे यूज करेंगे और कैसे यूज करना चाहिए, और जितने भी डिवाइस आप यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं, उससे आपको अवेयर करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा कि कैसे हमें कोई भी डिवाइस को यूज करना है। तो ये जो जितना भी टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है सेम वही लैंग्वेज हो, आप अपने अनुसार इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, अपना समझ के अनुसार, अपने लैंग्वेज के अनुसार जो भी आंसर है उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।